हमारे बीच में इसरा यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के बहुत सीनियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर फिरोज़ हमारे दरमियान हैं। ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट और वेट मैनेजमेंट के ऊपर जैसे कि हमने आपसे कहा था इंशाल्लाह बताएंगे। तो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर फिरोज़ ऑफ इसरा यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। सिर्फ इंटेज आपका है और ये लोगों को जो भी मुफीद मालूमात आप देना चाहें प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म से क्लब ब्लू के। एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ क्लब ब्लू मेंबर्स, डॉक्टर्स, क्लब ब्लू मेंबर्स, ब्यूटिशियंस एंड ऑल ऑफ अस a very warm welcome to Club Blue workshop today. Thank you, Roxa. प्रेजेंटेशन चूँकि मेरी बनी हुई अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको आपके सामने जो है ना उर्दू के हवाले से प्रेजेंट करूँ मैं। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। इंट्रोड्यूस आपको करा दिया है, मेरा नाम फिरोज़ मेमन है, मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी इसरा यूनिवर्सिटी में। और यूजुअली हम दिल के मामलात को हैंडल करते हैं, दिलों को हैंडल करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो बीमार दिल हैं उनको हैंडल करें, बाकी दिलों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट। अच्छा, आज का प्रोग्राम बेसिकली जो है मोटापे पे। इस वक्त दुनिया में मोटापा जो है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में नंबर 1 बीमारी जो होगी वो मोटापा होगी। तो मोटापा एज सच सिर्फ सिंपल जो है वो फैक्टर नहीं है कि जी इंसान बदनुमा या भदा लगता है, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अब देखें कि ये एक खातून है, ये मैंने आप लोगों की खास स्लाइड बनाई है कि जब वे वेट स्केल पे खड़ी हो गई तो वहाँ से आवाज़ आई कि जी एक खातून नीचे उतर जाए, तो वो बेचारी घबरा रही हैं। अच्छा, ये अदनान समी खान हैं जिन्होंने मेरा ख्याल सुना है 60 kg वेट निकाला है। इनके लिए स्पेशल कार बनाई गई थी क्योंकि ये कार में जो सीट बेल्ट है उसमें फिट नहीं आते थे। और आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में गाड़ी में अगर आप बैठ रहे हैं फ्रंट सीट पर तो यू हैव टू हैव अ सीट बेल्ट ऑन। तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगा सकते तो आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो या तो ये वैन में ट्रेवल कर रहे थे या आप उनको वेट कम करना पड़ा और उस वजह से किया। अब बेसिकली देखें कि ये मोटापा जो है वो न सिर्फ ये है कि आप उसे बुरे लगते हैं, बल्कि ये सोशल स्टिग्मा है, सोशल प्रॉब्लम है। जहां आप जाते हैं वहां लोग आप पे तबसरा करते हैं, आपको बुरा लगता है और साइकोलॉजिकली आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि हर कोई आप डर रहे होते हैं कि अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते इस लिहाज से। और उसके सिवा ये है कि ये अब हर उम्र में और हर ग्रुप में आ रहा है। मोटापा ज़रूरी नहीं है कि हाई क्लास लोग जो डिफेंस में रहते हैं उनको आता हो, लोग जो बेचारे गरीब इलाके में रहते हैं उनको भी मोटापा आ जाता है और उनको भी वही बीमारियाँ आ सकती हैं जो मोटापा क्रिएट करता है। और इस वक्त जो है मोटापे की सिवा अगर आप देखेंगे तो मोटापा जो है आपको दिमाग की बीमारी करा सकता है, क्योंकि दिमाग की रगें बंद होती हैं तो फालिज का हमला हो सकता है। दिल की रगें बंद हो जाएं तो हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आप देखें तो इससे ब्लड प्रेशर भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो मोटापे की वजह से होते हैं। और इसका ख़ास सबब क्या है? ख़ास सबब यह है कि देखिए जी, आप लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, सारा जो है ना फैटी डाइट खा रहे हैं। इस वक्त अगर आप दुनिया में लिटरेचर देखें, अगर आप अपने इंटरनेट पे जाएं तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड अमेरिका में और जगहों पे जो पढ़े लिखे मुल्क हैं वहाँ पे मैकडोनल्ड्स और इनकी दुकानें कम होती चली जा रही हैं, नई दुकानें वहाँ नहीं खुल रही। और चूँकि उनको पता है कि इससे बहुत बीमारी हो रही है, तो ये जो दुकानें मैकडोनल्ड अब चाइना में खुल रहे हैं, पाकिस्तान में खुल रहे हैं, जापान में खुल रहे हैं, हिंदुस्तान में खुल रहे हैं। हम बेवकूफ़ लोग उनकी तकलीद करते हैं तो उनकी बीमारियों को अपना रहे हैं जिनसे मगरब भाग रहा है। और दूसरी वजह जो है वो आजकल के दौर में जो इंटरनेट, सैटेलाइट और कंप्यूटर है, हम लोग अब इतने वो हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं कि हम सोफे पे लेट के और चैनल्स चेंज कर रहे होते हैं। आप लोग जब शाम को 6 बजे के बाद स्टार प्लस और सोनी और A1 वर्ल्ड पता नहीं कौन से चैनल्स देखते हैं, तो सारा आपकी मेहनत ये होती है कि सिर्फ रिमोट को हिलाएं। आप उठ के कंप्यूटर टीवी पे जाके चैनल नहीं चेंज करना चाहते, कॉर्डलेस फ़ोन आपके बराबर में होता है, फ़ोन उठाने के लिए चलना पसंद नहीं करते। तो ये सुस्ती जो है मोटापे का बायस बन रही है। लेकिन ये कि इसके अलावा क्यों मोटापा आ रहा है? अब एक चीज़ जिसको हम कहते हैं जी फैमिली है, आपकी जो जीन है जो ख़ानदानी तौर पे आपने इनहेरिट की है, आपके अंदर वो मौजूद है, तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा आ सकता है। तो अगर ख़ानदान में आपके वालिदैन या वालिदैन के जो हैं वो रिश्तेदार वगैरह अगर मोटे हैं तो आपके ख़ानदान में मोटापे की जीन होगी और आपको बचपन से इसका ख्याल करना पड़ेगा कि आप एहतियात करें ताकि मोटे न हो पाएँ। और दूसरा मसला ये है कि एक ज़माने में जब सब कहेंगे जी हमारे दादा नाना वगैरह जो थे वो तो मक्खन भी खाते थे, घी भी पीते थे और सब कुछ करते थे, वो मोटे क्यों नहीं हुए?
वो मोटे इसलिए नहीं हुए कि उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, उनकी एनर्जी जो थी वो साथ साथ यूज़ होती थी। अगर वो मक्खन खाते थे तो उतना पैदल चलते थे। अब अगर हम लोग ये बर्गर खाते हैं तो हम ये कोशिश हमारी ये होती है कि टेक अवे भी मैकडोनल्ड के ड्राइव इन में जाके बर्गर लेते हैं ताकि वो 2 मिनट में हमें पैदल न चलना पड़े। तो ऑब्वियसली हम एनर्जी तो स्पेंड ही नहीं कर रहे अपनी। और दूसरी वजह जो है, दुनिया भर में जो अर्बनाइजेशन हो गई है, मॉडर्नाइजेशन हो गई है, हर चीज़ जो मशीन के थ्रू चल रही है, कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपका हिलना जुलना कम हो गया है। जब हम छोटे थे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब 70-80 साल पुरानी बात है, तो खेलने जाते थे। अब बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं? वालिदैन मना करते हैं, अम्मी डर रही होती हैं बेटा कहाँ है, और जो खेलने के नहीं चाहते उनके लिए प्ले स्टेशन बनी हुई हैं। अब तो प्ले स्टेशन पोर्टेबल भी आ गई हैं, हर जगह बैठ के प्ले स्टेशन बच्चे खेलते हैं। दौड़ना भागना चलना फिरना ख़त्म हो गया है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक्चुअली हमारे गले पड़ रही है। एक चीज़ जो है वो दुनिया भर में जो आ रही है वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी, के बचपन से ही लोग मोटे हो रहे हैं। और जिस तरह से बच्चे खाना शुरू करते हैं, इस वक्त भी आप लोग जब जाते हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह पर, ये मैकडोनल्ड वाले सुन लें तो मेरे हैदराबाद दाखिला बंद कर देंगे, लेकिन ये हकीकत है कि आप इन बड़ी जगह वो KFC हो, मैकडोनल्ड हो, पिज़्ज़ाज़ हो, वहाँ देखेंगे बच्चे ज़्यादा तादाद में होते हैं और बच्चे ही आपको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप बच्चों को समझाएं, आप भी जाकर उनके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मोटापा बचपन से ले रहे हैं। और अब अंदाज़ा ये कि तकरीबन 22 मिलियन बच्चे इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, जबकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतादिद बीमारियाँ आती हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अब ये मेरी जो तकरीर जो है इतनी मैं कर रहा हूँ, उसका कोई ना कोई पर्पज़ है कि क्या किया जाए। क्या ये वक्त नहीं है कि हम रुक के सोचें क्या करें, आस्था से चलें, अपना ख्याल करें और कोई ना कोई हेल्दी चॉइस लें जिससे हम मोटापे से बच सकें। अब ये एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड क्लास मॉडल है और इनका नाम है कैथरीन ज़ेटा। बहुत स्लिम स्मार्ट, आप में से हर कोई, और मैं भी चाहूँगा मेरी बीवी भी ऐसी हो। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि ये नहीं इसके पीछे स्लाइड है, नेक्स्ट एक और आगे, इसको नहीं आगे चलें, आगे एक और, नेक्स्ट, अच्छा चलें खोल दें, नेक्स्ट। तो बेसिकली आज का जो प्रोग्राम का जो मेन पर्पस जो आया था, मैं ये कहने के लिए आया था कि नॉलेज इज़ पावर। ताकत जो है वो आपकी नॉलेज में है, लेकिन असली ताकत नॉलेज में नहीं है, असली ताकत उस नॉलेज के इस्तेमाल करने में है। अगर प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता भी है क्या खाना है, आपको पता भी है कि वेट लूज़ करना है, आपको पता भी है डाइट क्या खानी है, लेकिन आप बैठ के वो सारी चीज़ें दूर छोड़ दी और जो मज़े से मज़े कर रही हैं अपने। तो सवाल ये है कि अगर आप सब कहें कि आज जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं ये तो हमें आता है, तो ये कोई अहम बात नहीं कि आपको आता है, अहम बात ये है कि आप वो करके दिखाएं। कोलंबस जब अमेरिका दरियाफ्त किया उन्होंने, तो वापस जब आए तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या मुश्किल बात है, अगर हम कश्ती में बैठ जाते तो घूमते घूमते हमारा जहाज़ भी पानी का पहुंच जाता, न्यूयॉर्क के साहिल पे अमेरिका में दरियाफ्त कर लेते। तो इन्होंने कोई कमाल नहीं किया। तो उन्होंने अपने घर पे उन सब लोगों को बुलाया जो उन पर तनकीद कर रहे थे और सबके हाथ में एक एक अंडा दिया कि मैं आपको आधा घंटा देता हूँ, ये अंडा आप टेबल पर खड़ा करके दिखा दें। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, अंडा रुके ही नहीं, फिर गिर जाए। तो उनको हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। उसने कहा, उसने अंडा उठाया और नीचे थोड़ा सा तोड़ दिया, वो रुक खड़ा हो गया। तो उनका ये तो हम भी कर सकते हैं, कर तो सकते हो लेकिन किया नहीं ना आप लोगों ने। तो सवाल ये नहीं है कि आपको ये पता है या नहीं पता कि मोटापा अच्छा है या बुरा है, आपको वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मोटापा आपके ऊपर सवार ना हो। अब आपको मैं सिंपल से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो आपको मैं डरा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर, इस वक्त दुनिया में जो है वो 1/4 लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। 30 साल के उम्र के हर मर्द औरत में हर तीसरे मर्द या औरत को ब्लड प्रेशर है। अगर हम गिनती करें कि यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हैं तो 33 को ब्लड प्रेशर होना चाहिए या होने वाला है। और उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो एक मोटापा है जो ब्लड प्रेशर करता है। और अगर हम ब्लड प्रेशर अपना कम करें तो 50% लोगों का मोटापा अगर हम कम करें तो 50% लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। उसके सिवा मोटापा जो है वो और सारी चीज़ें करता है। डायबिटीज़ है, अगर आप फैक्ट देखें तो 171 मिलियन यानी 17 करोड़ लोग जो हैं वो वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर है डायबिटीज़, और अगले 10 साल में पाकिस्तान शायद नंबर 1 हो जाए डायबिटीज़ में। ओलंपिक्स में हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन 5 या 7 साल के बाद हमें डायबिटीज़ में नंबर 1 आने पर शायद गोल्ड मेडल मिल जाए कि जी हम डायबिटीज़ में दुनिया से जीत गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त
जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर या दिल की बीमारी से होती हैं, और उनमें 80% लोग वो होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, और उन डायबिटीज़ वाले लोगों में से 50% वो हैं जो मोटापे का शिकार हैं। तो सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब डायबिटीज़ का देखें, मैंने पीछे देखा वहाँ भी एक ज़ेबा बख्तियार का फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने ज़ेबा बख्तियार और वसीम अकरम दोनों को दिखाया है। ये दोनों भी डायबिटिक्स हैं। वसीम अकरम भी डायबिटीज़ के शिकार है, ज़ेबा बख्तियार भी डायबिटीज़ का शिकार है। लेकिन देखें दोनों स्लिम स्मार्ट हैं, दोनों इंसुलिन पे हैं। दुनिया की जो वर्स्ट तरीन बीमारी हो सकती है वो डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो कितने एक्टिव हैं कि ज़ेबा बख्तियार आपको रोज़ टीवी स्कीम नज़र आती है, वसीम अकरम भी आपको भागते दौड़ते नजर आते हैं, वेरी फिट। इतने फिट और कौन हो सकते हैं? जब हम छोटे थे तब भी वसीम अकरम इतना था, जब हम बड़े हो गए तब भी वो उतना ही है। वो इसमें जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि जो डायबिटीज़ है दुनिया में रिटायरमेंट के बाद आ रही है। 60 साल के बाद लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 30 साल के बाद डायबिटीज़ आम होती चली जा रही है। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि तकरीबन 5 साल में आपको डायबिटीज़ वजह से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी हो जाती है। तो अगर हमें इतनी यंग एज में डायबिटीज़ होती है तो हम कितनी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट, आज इन लोगों ने, मुझे नहीं पता आपको हाई टी में क्या खिलाया है, लेकिन जब हम समोसे, पकोड़े और जो अगले मैगियाँ और वो चीज़ें जो खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, मोटापे में इजाफा करती हैं। की वजह से जब आपको दिल की बीमारी हो तो तकरीबन 44 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से मौत का शिकार होते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं जी हम तो सब्जियां नहीं खाते, सब्जी हम क्यों खाएंगे, हमारे घर में तो गोश्त आता है। लेकिन आप देखें कि वो लोग जो सब्जी नहीं खाते या फ्रूट नहीं खाते, उनमें 19% लोग जो उनको पेट का कैंसर हो सकता है, 31% लोगों को दिल की बीमारी होती है, और तकरीबन 11% लोगों को फालिज का अटैक होता है, और इसमें कोई 27 लाख लोग जो हैं वो मौत का शिकार होते हैं इन बीमारियों की वजह से, जो सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते। तो ये फल खाना, सब्जी खाना जो है ना, वो उसका इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। टाइम सोचने का है कि अगर आप ऐसे हैं तो क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे। और इतना आसान होता है कि आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप जो हैं वो, अगर अपनी तस्वीरें देखें, एक साल में आप सब के चेहरों पे कितना फ़र्क आ गया, जिस्म में कितना फ़र्क आ गया है, और इस तरह से आप प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? अपने मोटापे पे किस तरह काबू पा सकते हैं? आप सोचें, इस वक्त इतनी अच्छी ब्राइडल मेकअप्स हो रही हैं, दुल्हनें बैठी हैं, अगर इनमें से कोई दुल्हन मोटी हो तो वो कैसी लगेगी, और आप में से कितने लोग उस दुल्हन को देखना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं जाएगा मेरा ख्याल है। तो जो मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है जो प्रोग्राम में जिससे हम वेट को कम कर सकते हैं, वो नंबर 1 तो ये है कि हम सिगरेट पीना बंद करें। सिगरेट जो है मोटापे के साथ दिल की बीमारियों में 5 गुना इजाफा करती हैं। तो अगर आपके शौहर हजरात सिगरेट पीते हैं तो हर 5 सिगरेट में 2 सिगरेटें आप भी पी रही हैं, अगर आप उसी कमरे में हैं तो बेहतर ये है कि आप भी पीना शुरू कर दें। जब 2 सिगरेट आप पी रही हैं तो आप उनके साथ 2 सिगरेटें पिएं, तो या तो वो सिगरेट छोड़ देंगे या आप दोनों एक साथ बीमार होंगे। तो कम से कम हर चीज़ आप ज़िंदगी की जब खुशियाँ गम बांटते हैं तो बीमारियाँ भी बांटें अपनी। दूसरा ये है कि आप अपने खाने में जो भी ग़िज़ा होती है, जो सैचुरेटेड जैसे फैट्स होते हैं, घी, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीज़ें खाना बंद करें। बर्गर, पिज़्ज़ाज़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हराम फूड है, आप न खाएं, लेकिन ये कम से कम खाएं, महीने में 1 आध दफ़ा खाएं। अपना रूटीन वो उसको न बनाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब हम ख़वातीन से ये कहते हैं एक्सरसाइज करें तो वो सब कहती हैं जी हम तो जिम खाना में या हैदराबाद क्लब में नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेंबरशिप नहीं मिलती। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मोटापा कम करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो रेगुलर वॉक है। आधा घंटा मुसलसल अगर आप चलें, जिसमें आपके दिल की रफ्तार बढ़े, आपको पसीना आए, आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं कि आप जिसमें कासिम चौक पे जाएं, उसके बाग में घूमें जहाँ पे बहुत सारे लड़के भी खड़े होते हैं आंटियों को देखने के लिए। आप अपने घर में, अपने सहन में, अपने बरामदे में, अपने कमरे में मुसलसल आधा घंटा चलें, वो भी काफ़ी है। अपनी छत पे चलें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी ग्राउंड में जाएं, जॉगिंग ट्रैक पे जाएं, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ हमारी अपनी जहनी सुस्ती है जिसको हम अवॉइड करने के लिए ये बहाने बनाते हैं। अच्छा, उसके सिवा जो है वो ये है कि हमें जो है मोटिवेट करना चाहिए इंडिविजुअल लोगों को। अगर आपका बच्चा कोई मोटापे का शिकार है तो बजाय उसके सुबह शाम तनकीद करेंगे, तुम इतने मोटे हो गए हो, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए हो, आप उनको पॉजिटिव ऑल्टरनेट्स बताएं कि जी बेटे आप चलो, पैदल चलो, वॉक करो। वो नहीं करता तो आप उसके साथ वॉक करें। बचपन से आदत डालें कि उसका वेट कम रहे, मोटा ना होने पाए। तो वाहिद चीज़ जो गंवाने में फ़ायदा है वो वेट है।
वेट अगर आप गंवाएंगे, लूज करेंगे, तो यू हैव गॉट एवरीथिंग टू गेन। आपको उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारी से बचाव हो सकता है, आप डायबिटीज से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पास आने से बच सकते हैं। कौन चाहेगा कि एक डॉक्टर का चेहरा जाके देखे, आधा घंटा 1 घंटा मिलने के बाद उसको फीस भी दे और पूछे कि जी मैं क्या करूं, डॉक्टर साहब कहेगा जी वॉक करें। तो ये तो हमें भी आता है, जब आता है तो आप वॉक करें बजाय इसके कि मेरे पास आएँ और मैं आपके पास आके आपको यहाँ तजवीज़ कर दिया है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। वाहिद चीज़ दुनिया में है जिससे आप लूज़ करने में फ़ायदा है, वो वेट है। बाकी हर चीज़ लूज़ करने में नुकसान है, सिर्फ वेट लूज़ करने में आपका फ़ायदा है। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि मोटापे के नुकसान क्या हैं और मोटापे की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ एक बदनुमा लगना या सिर्फ एक जो है वो भद्दा तरीका सोशल इतना प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आज ही आप फैसला कर लें कि आप लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, खाना जो है वो उसमें जो है ज़्यादा चिकनाई नहीं होनी चाहिए, रोज़ाना आप आधा घंटा वॉक करें, आप हमेशा स्लिम स्मार्ट लगेंगे और अपने मियाँ को हर रोज़ आप दुल्हन नज़र आएंगी। तो इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा, अगर आप में से कोई इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं तो प्लीज़ कोई सवाल डॉक्टर साहब से इसी हवाले से मालूम करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। कोई पूछना चाहता है, कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज़? Talked about the exercises and what about the medicine they are introducing? Should we take it or not? अगर आप इस मेडिसिन का लिटरेचर देखें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और आजकल जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं वो ये जिसको हम कहते हैं BMI, कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कितना है, जिसमें ख़ास तौर पे ये है कि आपकी कमर की साइज़ क्या है। एक ज़माने में हम अप्रिशिएट करते थे कि लड़की खूबसूरत लगती है कि उसकी कमर पतली है, लेकिन अब ये कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा अरसे ज़िंदा रहते हैं, बीमारी से महफूज रहते हैं जिनकी कमर पतली है। तो आजकल का स्लोगन ये है कि आप नाशपाती बनना पसंद करेंगे या सेब बनना पसंद करेंगे। सेब जो है वो दिल की बीमारी की अलामत है, नाशपाती जो है वो ऐश्वर्या राय के तरह से जो है वो दिल की बीमारी से बचाव करती है। तो ये दवाई का अगर आप लिटरेचर देखें तो ये लोग भी रिकमेंड करते हैं कि पहले आप हेल्दी खाना खाएं, आप रेगुलर वॉक करें, स्टेप 3 में दवाई खाएं। तो अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है, नॉर्मल 24-25 होना चाहिए, अगर 30 से ज़्यादा है तो आप दवाई शुरू करें, लेकिन उसके साथ वॉक और परहेज़ी खाना ज़रूरी है। परहेज़ी खाने से मुराद ये नहीं है कि लोग डाइटिंग करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, दिन में 1 वक्त खाना खाते हैं। ये चीज़ें आपको मज़ीद बीमार करेंगी। खाना आप दिन में 3 वक्त खाएँ, लेकिन हेल्दी फूड खाएं जिसमें घी, मक्खन, मलाई, चिकनाई वाली चीज़ें ना हो। उसके साथ दवाई खाएं, 3 महीने में आप रिजल्ट्स देखेंगे, आप बहुत अच्छी रिजल्ट्स आती हैं। और क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ये जो डाइट थिंग्स आती हैं, लॉट ऑफ स्वीटनर्स हैं, ये जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या जिसको वेट रिडक्शन के लिए कॉन्शियस हो, तो ये आजकल जो डाइटरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो भी प्रोहिबिटेड हैं क्योंकि कोई एस्पेटेस कोई है, इसमें कोई एंजाइम, कोई लिवर डैमेजेस का कोई आया है, ईमेल्स काफ़ी आ रही हैं हमें। तो शुड वी टेक द डाइट प्रोडक्ट्स? उसके मार्केट में बहुत डाइटरी से मतलब जैसे डाइट पेप्सी आती है, डाइट चीज़ आती है, उस तरह की चीज़ें, दे आर क्वाइट सेफ। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि स्टिल आप ये ना समझें कि डाइट कोक है तो दिन में आप 10-12 बॉटल्स पी सकती हैं, या डाइट चीज़ है, डाइट बिस्किट्स है, वो बेस आप खा सकते हैं। लेकिन ये कि उनको आप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ रूटीन और ज़्यादा तादाद में न खाएँ, खाने में नुकसान कोई नहीं होता। थैंक यू सो मच। टीवी पे जो डाइट की जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके लिए जो है हम मशवरा इसलिए नहीं देते कि उसके ऊपर हमारी कोई ट्रायल्स नहीं हुई हैं। आजकल के ज़माने में एज अ मेडिकल पर्सन और एज अ साइंटिफिक पर्सन हम लोग बिलीव करते हैं एविडेंस बेस्ड डेटा पे। ये नहीं है कि फ़िरोज़ मेमन ने फ़लानी चीज़ कह दी तो सही कही होगी। फ़िरोज़ मेमन ने किस लिए चीज़ कही है, किस चीज़ पे वो बेस करती है, साइंटिफिकली प्रूव कि दे आर सेफ एंड कैन बी यूज्ड। बाकी वो दवाइयाँ जो आती हैं जो होम्योपैथी की हैं या हकीमों की हैं, टीवी पे आती हैं, मेरा ख्याल है कि वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है और हमें पता नहीं कि उसके अंदर सब्सटेंस क्या है, तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते, हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं वो क्या है तो हम उसको रिकमेंड नहीं करते। टैबलेट वेट रिड्यूसिंग, हाँ, उसको कोई मसला नहीं, यू कैन गिव इट टू कार्डिक पेशेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठने में और बैठने में बहुत तकलीफ होती है, उल्टी टांग के घुटने में इतनी शदीद है कि बाज़ दफ़ा तो रोना आ जाता है। और यहाँ पीछे के घुटने के पीछे के हिस्से में ना नसें जो होती है ना बिलू बिलू, वो नज़र आने लगी है। बेसिकली चूँकि मेरा खैर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मशवरा दे सकता हूँ कि हमारा जो मतलब हमारा घुटना है वो एक बहुत ही अजीब व गरीब जॉइंट है, अल्लाह ताला ही बना सकता है, कोई और बंदा नहीं बना सकता उसको, कि उसको हर मोशन में मूव होता है। तो उसमें 2 हड्डियाँ हैं, उसके ऊपर एक पटेला होता है जो उसके ऊपर मूव करता है, तो बाज़ औक़ात उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाती है और स्पेस कम हो जाती है तो दर्द होता है।
तो इसका बेस्ट ये है कि आप घुटने का एक्सरे करा के किसी हड्डी वाले डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक को दिखा दें, तो आपको गाइड करेगा क्या करना है। मैंने दिखाया था अकमल जमाल को, तो उन्होंने ये कहा कि वो ऐसी कोई मसला नहीं अकमल है। जमाल साहब सर्जन है, आप किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, जो ऑर्थोपेडिक किसी ने स्पेशलिस्ट। किसी ने रेफर किया था कि आप उनको दिखा दें, तो मैंने उनको दिखाया, तो वो ये कह रहे हैं ऐसी कोई मसला नहीं है। वो जो नसें होती है, जो मैंने कहा कहीं डर था कि कहीं ऊपर तक नहीं आ जाए नसें, तो उन्होंने कहा ये नसें जो है ना वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगी, ये वाला दर्द नहीं है। ये जो नसों की बात है वो अलग चीज़ है। नसें जो आती हैं इसको हम वीनस थ्रम्बस कहते हैं, डीप वेनस। ये फीमेल्स में अमूमन हर प्रेगनेंसी में थोड़ी डेवलप होती हैं, तो आस्ता आस्ता आ जाती हैं, इनको हम छोड़ देंगे। लेकिन जो आप घुटने का दर्द कह रही हैं, जो घुटना मुड़ता नहीं है, उसके लिए एक्सरे करा के किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थोड़ा सा एनजी मार्शल प्लीज़, हमारी ट्रेनर हैं जो कराची से आई हैं, शीज़ हसीन है, आप थैंक के लिए प्लीज़ बुके डॉक्टर साहब को क्लब लुक की जाने से। और डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड आई रियली थैंकफुल फॉर योर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे कि ये बड़ा मुफीद मालूमाती सेशन गुजरा है हमारे बीच में, एक आज हमारी मेरे ख्याल से बहुत खुशनसीबी है कि दूसरे हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर परवेज़ इकबाल, स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे दरमियान बैठे हैं, कंसल्टेंट। मैं उनको खुशामदेद कहती हूँ अपनी डॉक्टर्स मेंबर्स और ब्यूटिशियन मेंबर्स की जानिब से क्लब ब्लू के प्लेटफॉर्म पे, और गुजारिश करती हूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाइए और डैंड्रफ के बारे में आप अपने ही बताइए, अपने एक्सपर्टीज से प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और चंद एक मुअज़्ज़िज़ मर्द हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का उन्वान है डैंड्रफ यानी खुश्की। मेरे ख़्याल से ये प्रॉब्लम मर्द व ख़वातीन दोनों में यकसा कॉमन है। ख़वातीन में कुछ ज़्यादा, जबकि मर्दों में थोड़ा सा कदर कम। इंसान की शख्सियत 3 तरीक़ों से ज़ाहिर होती है, एक लिबास, एक स्किन और एक बाल। बालों में अगर डैंड्रफ झड़ रही हो और आपके कपड़े उस डैंड्रफ से लटे हुए हों, तो आपकी शख्सियत दागदार हो जाएगी। तो इस को मौजू बनाते हुए इस पे हम आज बात करेंगे। डैंड्रफ, व्हाट इज़ डैंड्रफ? डैंड्रफ है क्या? डैंड्रफ बेसिकली इट्स ए मिस्टीरियस एलिमेंट या मिस्टीरियस बीमारी जिस पे अब तक कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर मुत्तफिक नहीं हो सका कि इसका बुनियादी सबब क्या है। इस पे मुख्तलिफ थ्योरीज़, मुख्तलिफ वजूहात सामने आती हैं, गो के साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं है। नेक्स्ट, डैंड्रफ या खुश्की की अलामात उम्मन 2 तरह से होती हैं। एक तो खुश्की के स्केल्स झड़ते हैं और दूसरा बाज़ कंडीशन में ये ख़ारिश से मुंसलिक होती है। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो वो साथ में ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, और जब ख़ारिश करते हैं तो कंडीशन थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सर की जिल्द सुर्ख होना शुरू हो जाती है और अगर उसका भी ट्रीटमेंट ना करेंगे तो वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती है। वजूहात क्या हैं डैंड्रफ की? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरह से
डैंड्रफ के बनने में मददगार साबित होते हैं। इन फैक्टर्स में से कुछ बैरूनी अवामिल हैं और कुछ अंदरूनी अवामिल हैं। ये एक लिस्ट है। अगर हम बात करते हैं अंदरूनी अवामिल की, तो उसमें हार्मोन्स, पुअर हेल्थ, पुअर हाइजीन, एलर्जिक और रेस्ट करना होना, इमोशनल स्ट्रेस, शुगर का ज़्यादा लेना या मिठास का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना, और बाज़ कंडीशंस में अगर मौरूसी भी शामिल होती है कि ख़ानदान में अगर डैंड्रफ चली आ रही है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इनहेरिटेड में शुमार होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हेयर स्प्रेज और जेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हेयर कलर्स का प्रॉपर हेयर कलर्स का इस्तेमाल न करना, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हीटिंग और स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके अलावा प्रॉपर शैम्पू न करना, ये सारी चीज़ें डैंड्रफ के बनने में मददगार साबित होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। डैंड्रफ हर एज में हो सकता है। उमन जो इसकी एज है वो 12 साल से लेकर 80 साल तक, लेकिन बाज़ कंडीशंस में नौमौलूद बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं। नेक्स्ट। डैंड्रफ स्केल्स बनते हैं इसमें, ग्रीजी स्केल्स, येलो स्केल्स, और ये दो तरह से होती है। एक तो ड्राई स्केल्स होते हैं और एक वेट स्केल्स होते हैं। यानी डैंड्रफ को हम दो किस्मों में कर सकते हैं, या तो ड्राई डैंड्रफ है, बिल्कुल ड्राई स्केल्स हैं, या फिर थोड़ा सा उसमें मॉइस्टनेस, ग्रीजी स्केल्स। आमतौर पे ये कहा गया है कि डैंड्रफ सीजनल होती है। सर्दियों में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और गर्मियों में इसका इफ़ेक्ट कम होता है।